मुझे खून का बदला चाहिए। या तो आपको अपनी बेटी की शादी अभी और इसी वक्त मेरे साथ करानी होगी, या अपनी सारी संपत्ति मेरे हवाले करनी होगी। एक फूटी कौड़ी भी आपके पास नहीं रहेगी। पंचायत में कबीर ठाकुर की कड़क आवाज गूंजी थी। सौरभ शर्मा की आंखें कबीर ठाकुर की बात पर बेचैनी से फैली हुई थीं। पंचायत में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। जहां सौरभ शर्मा अपने गांव में अपने जुल्म की वजह से मशहूर था, वहीं दूसरी तरफ कबीर ठाकुर भी कम नहीं था। कबीर ठाकुर, सोच समझकर बात करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की बेकार बात करने की? यश शर्मा ने डांटते हुए कबीर ठाकुर के सामने खड़े होते हुए पूछा। आवाज नीचे। मुझे भी आवाज ऊंची करनी आती है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अगर तुमने इनमें से मेरी एक भी बात नहीं मानी तो मेरी बहन को जिंदा सलामत मेरे सामने ले आओ। कबीर ठाकुर ने ठंडे अंदाज में कहा। बाकी सारे गांव वाले खड़े तमाशा देख रहे थे। ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर सोचने के बाद सौरभ ने बेबस अंदाज में कहा। इस वक्त कबीर ठाकुर सौरभ शर्मा के गांव में मौजूद था। लेकिन मेरी एक शर्त है, सौरभ ने कबीर को देखते कहा। इससे पहले वो आगे कुछ कहता, कबीर ने हाथ के इशारे से उसे कुछ भी कहने से रोका। शर्मा साहब, आपकी बेटी खून के बदले में मेरी हवेली आ रही है, तो आपकी कोई भी शर्त मानना तो दूर, मैं सुनना भी पसंद नहीं करता। 10 मिनट के अंदर शादी की तैयारी करें। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। कबीर ने दो टूक शब्द में कहा। सौरभ शर्मा ने गुस्से से अपने हाथों को भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया था, वरना आज तक इस अंदाज में उससे किसी ने बात नहीं की थी। लेकिन कबीर की तो बात ही अलग थी। डैड, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ईशा ने नरम अंदाज में बेचैनी से सौरभ शर्मा को देखते पूछा। ईशा, जो अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी, अपनी माँ को परेशान देखते उनके पास आई। इससे पहले वो अपनी माँ से परेशानी की वजह पूछती, उसके बाप ने वहां से आते ही उसके सर पर बम फोड़ा था। ईशा, अब तुम अपने बाप की बात मानोगी? सौरभ शर्मा ने ठंडे अंदाज में कहा। मम्मी, आप प्लीज डैडी को समझाएं। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस सब में मेरी क्या गलती है? ईशा ने अपनी माँ के पास आते ही बेबसी से रोते हुए कहा। मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ कर दे। मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। जानवी जी ने ईशा के आंसू साफ करते कहा। वो खुद भी तो रो रही थी। शर्मा साहब, पंडित जी आ गए। नौकर ने आते ही नजरें झुकाकर खबर दी। जानवी जी, पंडित जी आ गए हैं। ईशा को बाहर ले आओ। सौरभ ने फैसले वाले अंदाज में कहा और बड़े बड़े कदम भरता वहां से चला गया। मम्मी, सोहन चाचू के किए की सजा मुझे क्यों मिल रही है? ईशा ने सुर्ख आंखों से अपनी माँ को देखते शिकायत करते कहा। मेरी बच्ची, ये रिवाज बरसों से चला आ रहा है। हम सब बेबस हैं। जानवी जी ने गहरी सांस लेते खुद को संभालते कहा और अलमारी की तरफ गईं और एक सुर्ख रंग का दुपट्टा लेकर ईशा के सर पर उड़ा दिया। अगर इस वक्त वो खुद हिम्मत हार जाती तो ईशा को कौन संभालता? ईशा ने उसके बाद अपनी जबान से एक शब्द भी नहीं निकाला। वो खामोश हो गई थी। जब उसके बाप ने अपनी बेटी को नरक में धकेलने के बारे में सोच ही लिया था, तब कुछ भी कहना बेकार था। थोड़ी देर बाद कबीर ठाकुर की शादी ईशा शर्मा से हो गई। कबीर के चेहरे पर छाई ठंडी मुस्कान को देखते किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे बात कर सके। शादी होते ही घूंघट ओढ़कर बैठी ईशा की तरफ कबीर ने कदम बढ़ाया और उसकी नाजुक कलाई को पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। आज से तुम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम में से कोई भी मेरी हवेली में इससे मिलने आया तो सजा आप लोगों की लाडली को भुगतनी पड़ेगी। कबीर ने दो टूक शब्द में सौरभ शर्मा को देखते कहा और ईशा को घसीटते हुए वहां से ले गया, जो पत्थर बनी उसके साथ चल रही थी। आपके लिए क्या ये जायदाद इतनी अहम है कि आपने उसकी खातिर अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी? जानवी जी ने सौरभ के सामने खड़े होते हुए
रोते हुए पूछा, ये जमीन और ये सारी जायदाद हमारे बड़ों की मेहनत है और मैं सारी जायदाद कबीर ठाकुर के हवाले करके खुद सड़क पर नहीं आ सकता था और उस पर मेरे बेटे का हक है। सौरभ ने दो टूक शब्द में कहा, आपको अपने बेटे की फिक्र है, लेकिन बेटी की नहीं। उसके साथ वहाँ क्या सलूक होगा, आपने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पर ये सब आपके भाई की वजह से हुआ है। मेरी बेटी बेगलती होते हुए भी सजा भुगत रही है। जानवी जी की आवाज भी आज पहली बार अपने पति के सामने ऊंची हुई थी। सौरभ ने आगे बढ़ते जानवी जी को गर्दन से दबोचा। आगे तुम्हारी जबान मेरे सामने चली तो उसे काट कर रख दूंगा, और जहां तक बात है मेरे भाई की, तो उसके साथ तो मैं वो करूंगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोहन के हाथों कत्ल हुआ था, और वो भी कबीर की बहन का। कबीर की बहन को सोहन ने अपने झूठे प्यार में फंसाया और उसे ले गया, उसे इस्तेमाल किया और फिर उसे गांव की नदी में गिरा दिया। जब सबको पता चला, वो अपना दम तोड़ चुकी थी। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर तरफ सोहन को ढूंढा, लेकिन वो ना मिला। तो पंचायत बैठी और हमेशा की तरह फिर से एक मासूम औरत कुर्बान हो गई। कबीर ठाकुर की बड़ी सी गलती। ठाकुर हवेली में दाखिल हुई। ईशा अपनी सांस रोके हुए थी। उसको बड़ी सी शॉल ओढ़ाई गई थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। कबीर ने नीचे उतरते ही उसकी कलाई को सख्ती से थामा। एक पल को ईशा को लगा कि उसकी नर्म और नाजुक कलाई आज टूट ही जाएगी। कबीर ने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसके लिए सिर्फ उसकी बहन का बदला थी। वो बहन जिसकी थोड़ी देर पहले ही वो अर्थी उठाकर आया था, पर अपनी दादी से वादा कर कर आया था कि वो अपनी बहन का बदला जरूर लेगा। ठीक वैसे ही जैसे उसकी बहन इस दुनिया से चली गई, ठीक वैसे ही वो सोहन की भतीजी को भी जिंदा नहीं रहने देगा। न मुर्दा में वो ईशा का हाथ थामे एक एक कदम आगे लेता हवेली की तरफ बढ़ने लगा, जहां इस वक्त ठाकुर हवेली के सब लोग उसकी राह देख रहे थे। कोई भी उसके इस फैसले से खुश नहीं था, सिवाय उसकी दादी और बुआ के। वो ईशा को अंदर ले जाते बेदर्दी से आंगन में जोर से पटक गया था। ईशा सीधा जाकर दादी के कदमों में गिरी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनके चेहरे पर सख्त नफरत थी। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ रोने पीटने की आवाजें गूंज रही थीं। उनकी अकेली लाडली पोती को उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया था। कहाँ तो वो उसको ब्याह कर लाल जोड़ा पहनाकर विदा करना चाहती थी, लेकिन सामने मौजूद लड़की के चाचा ने उसे बेदर्दी से मार डाला। और इस वक्त वो खुद तो गायब था, लेकिन उसकी भतीजी आज उसके किए की सजा भुगतने वाली थी। हमेशा से यही तो होता आया है, करते मर्द और भुगतती औरतें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव था। कहने को तो कबीर ठाकुर को अपनी बहन के कातिल को ढूंढकर उसे सजा देनी चाहिए थी, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा यकीन रखता था कि खून का बदला खून, सर का बदला सर और सिर का बदला सिर। बहन का बदला उनकी बेटी से। और इस वक्त सबके सामने खड़ा जालिम इंसान लग रहा था, जैसे उससे ज्यादा बेदर्द और बेरहम इंसान कोई नहीं। उसे यहाँ क्यों लाए हो कबीर? इसे मेरी नजरों से दूर करो। दादी के शब्द पर मासूम ईशा का दिल बुरी तरह से धड़क गया। वो जमीन पर बैठी सड़क के पीछे हटी। दादी, उसके चाचा ने हमारे खानदान की बेटी को मारा है, तो इसको क्यों पलकों पर बिठाकर रखेंगे? बुआ की जबान भी जहर उगलने लगी, जबकि कबीर की माँ नीलम ठाकुर ने अफसोस से इन सबको देखा था। अफसोस तो उन्हें सबसे ज्यादा अपने बेटे की हरकत पर हुआ था, जो एक मासूम से शादी करके ले आया। पर अब उसे सजा देने वाले यहाँ कितने खड़े हो गए थे। नीलम ठाकुर का दिल बेटी की मौत पर इतना नहीं तड़पा, जितना सामने मौजूद मासूम को यूं सताता देखकर तड़प रहा था। उर्मिला, कबीर की कड़क आवाज पर एक काफी उम्र वाली नौकरानी वहां आ गई। इसे तहखाने में बंद कर दो। जब तक मैं न कहूँ, उसे न बाहर लाया जाए और ना ही कुछ खाने को दिया जाए। उसके इस फैसले से जहां दादी के दिल को ठंडक पड़ी, उर्मिला ने ईशा को कलाई से जकड़े खड़ा किया। वो बहुत सख्त औरत थी। ईशा की वही कलाई थामी जिसको पहली बार कबीर ने सख्ती से थामा था। उसे घसीटते हुए घर के बैक साइड पर ले जाने लगी। वो मासूम डरपोक थी,
रात को कमरे में अकेली नहीं सोती थी। अपनी माँ को या घर की एक कमजोर नौकरानी थी राशि, उसको साथ सुलाती थी। और आज उस मासूम का इतना बड़ा कठिन इम्तिहान था। उसने उसे अलग अलग सीढ़ियों से उतारती, एक तंग कोने में ले जाती, एक डरावने कमरे में फेंका। ईशा की सिसकियां तेज हुई। अब तू यहीं रहेगी, वो औरत गुस्से से कहते बाहर से दरवाजे को बड़ा सा कुंडा लगाती वापस पलट गई। ईशा तो कुछ बोल ही नहीं पाई। अपने चेहरे से शॉल हटाकर उसे अपने इर्द गिर्द देखा तो घने अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। वो सहमकर दीवारों के साथ जा लगी। पूरा जिस्म एकदम पसीने से तर होने लगा। दिल ही दिल में प्रार्थना शुरू कर दी। दिल बुरी तरह घबराए जा रहा था और उसे अंदाजा नहीं था यहाँ क्या क्या है। एक तरफ वो मासूम इस अंधेरे से डरती बेहोश होने के करीब थी, तो दूसरी तरफ नीलम ठाकुर बेटे के कमरे तक जा पहुंची। पूरी हवेली में ही इस वक्त खामोशी थी। घर की बेटी अचानक चली गई। माँ, आपने मुझे बुला लिया होता। वो जो अपने कमरे में बैठा सिगरेट के साथ व्यस्त था, नीलम ठाकुर को देखते ही सिगरेट एश ट्रे में मसल दी और अपनी जगह खड़ा हो गया। वो अपनी माँ की दिल से इज्जत करता था और उनके आगे कभी भी सर उठाकर बात नहीं करता था। नीलम ठाकुर ने भी हमेशा उसे औरत की इज्जत करना ही सिखाई थी, लेकिन आज वो कैसे एक छोटी सी लड़की को सताहट दे सकता था। वो दुख न करती तो और क्या करती। वक्त और हालात देखकर फैसला किया जाता है बेटा। मुझे लगा बेटा कद में माँ बाप से लंबा हो गया है तो खुद ही चली जाऊं। वो आंसू रोकते हुए बोली। उनकी बात पर कबीर ठाकुर तड़प ही उठा। उनके दोनों हाथ थामे उन्हें सोफे पर बिठाया और खुद उनके कदमों में बैठ गया, तो अपनी माँ के दोनों हाथ को चूमते हुए उन्हें करीब से देखने लगा। माँ, कबीर ठाकुर की जान भी आप पर कुर्बान, ऐसा क्यों कह रही हैं? उनकी सवालिया नजरों में दर्द हिलकोरे ले रहा था। बेटा, इस बच्ची को क्यों लेकर आए? जानते हो ना, वो मासूम बच्ची बेगलती है, फिर उसे किस चीज की सजा दे रहे हो? वो गलती जो उस बच्ची ने की ही नहीं। मेरी बहन की क्या गलती थी माँ? उसे किस गलती की सजा मिली? उल्टा वो सवाल करने लगा। तुम्हारी बहन बेगलती थी। उनकी बात पर कबीर ने लब भींच लिए। उसने जो किया वो माफी के लायक था। वो घर से भागी थी कबीर, भागी थी वो हमारी इज्जत को रौंदकर, हमारे सरों में मिट्टी डालकर, हमें भरी दुनिया में बेइज्जत करके। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बहन की क्या गलती थी? माँ, उसे बहकाया गया। कबीर की बात सुनते हुए नीलम ठाकुर ने उसे अफसोस से देखा। तुम्हारी बहन 22 साल की थी, कोई छोटी सी दूध पीती बच्ची नहीं थी कि उसे कोई भी बहका देता। खुद अपनी मर्जी से वो ये हवेली छोड़कर गई थी। 4 दिन की मोहब्बत पर 22 साल का प्यार कोई मायने नहीं रखता था बेटा। अपनी बहन की तरफदारी मत करो कबीर ठाकुर, और किसी भी पाप का हिस्सेदार मत बनना। उसे अब सख्ती से समझाने लगी। माँ, ये तो तय है, माफी तो किसी सूरत नहीं मिलेगी। हमारी हवेली की बेटी को उस शख्स ने मौत के घाट उतार दिया। ये जुल्म नहीं। मेरी जीती जागती बहन आज मेरे साथ नहीं। इन हाथों से पकड़कर चलना सिखाया उसे। कैसे भुला दूं सब कुछ? वो अपने हाथों को देखते हुए अपने आंसू रोकता बेचैन दिल से बोला। तुम्हारी बहन अपने यार के साथ भागी थी। मोहब्बत के खातिर उसने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया। और अगर वो जिंदा वापस आ जाती तो क्या तुम और तुम्हारे पापा उसे छोड़ देते? उसकी गलती को, उसके पाप को, उसकी जिंदगी को नरक बना देते। अगर वो जिंदा वापस आती तो ना जिंदा में रहती ना मुर्दों में। वो गुस्से से गहरी सांस निकालते उसे देखने लगी। वो तो उसी दिन मर गई हमारे लिए, जिस दिन उसने इस हवेली की दहलीज पार की। इसके बाद तो फिर उसका मुर्दा वजूद ही घर आना चाहिए था। इज्जत के परचम लहराने वाले बहन बेटियों की लाश को माफ नहीं कर पाते। रही बात बदला लेने की, तो जिसने तुम्हारी बहन के साथ ये सब कुछ किया, मर्द बनो और उसे जाकर बदला लो। नीलम ठाकुर की बातें सुनते हुए कबीर ठाकुर को यूं लगा जैसे हवेली की सारी दीवारें उसके ऊपर आ गिरी हों। वो सच ही तो कह रही थी। अगर अंजू वापस आ चुकी होती तो क्या वो वाकई उसे अपनाते? दिल ने कहा हाँ, लेकिन दिमाग ने मना कर दिया। किसी सूरत भी नहीं। शायद माँ सच ही कह रही थी। उसकी सजा मौत से भी बदतर होती। अभी भी वक्त है कबीर ठाकुर, संभल जाओ
और उस बच्चे को तहखाने से बाहर निकालो, वो बेगलती है। तुम्हारी बहन तो अपनी मर्जी से गई थी ना, उसको यहाँ जबरदस्ती लाया गया है शादी के नाम पर, उसकी बेइज्जती करने के लिए। और इस बात की इजाजत मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। याद रखना, जो भी जुल्म करता है उसका हिसाब जरूर होता है। अगर दुनिया में ना हो तो ऊपर वाले के यहाँ होता है। इस मासूम की बद्दुआएं मत लेना कि उसकी आह इस हवेली की दीवारों को हिला दे और हम सब बर्बाद हो जाएं। वो अपनी कहकर वापस जाने लगी कि एक लम्हे को रुककर पलटी। अच्छा होगा, अगर उससे शादी की है तो इस शादी को निभाओ, उसे इज्जत दो। तुम इस हवेली के इकलौते वारिस हो, सरदारी तुम्हारे सर पर है। वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे साथ शादी हुई है, तुम्हारी अपनी मर्जी से उसे वही हक मिलना चाहिए जिसकी कबीर ठाकुर की पत्नी हकदार है। अपनी बात पूरी करते हुए वो वहां से चली गई, जबकि कबीर ठाकुर के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई। जिस घमंड और गुरूर और तनकर वो ईशा को शादी करके पत्नी बनाकर आया था, अब किस तरह से उसे पत्नी का दर्जा दे देता, जिसका चेहरा तक देखना उसने गवारा नहीं किया था। उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। सोहन, सोहन, वो जो मजे से कंबल ताने दुनिया और मुसीबत से बेखबर सो रहा था, अपने नाम की पुकार सुनता हुआ फौरन उठ बैठा। उसका दोस्त वंश इस वक्त उसके करीब आते परेशानी से बैठा था। ठाकुर के बंदे और तेरे भाई के आदमी मिलकर तुझे ढूंढ रहे हैं। जहां तू उन्हें मिला वो तुझे मार डालेंगे। क्या मतलब इस बात का? मेरा भाई मुझे नहीं मार सकता। सोहन ने अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए यकीन वाले अंदाज में कहा। तुझे क्या लगता है तेरा भाई तुझसे प्यार करता है? उसने अपनी बेटी तेरे लिए कुर्बान कर दी। नहीं, तेरे बदले तो वो तेरे भाई के बेटे को मारने वाले थे, जो बाहर विदेश बैठा ऊंची शिक्षा हासिल कर रहा है। और तेरे भाई ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी बेटी की कबीर के साथ शादी करा दी और वो उसे अपने साथ वनी करके ले गया। तो तुझे लगता है कि तेरा भाई तुझे आसानी से छोड़ देगा? वंश ने उसे आईना दिखाया तो वो लपक कर खड़ा हो गया। मेरा दिल कहता है मेरा भाई मुझे नहीं मार सकता। तुझे पता भी है तूने क्या किया है? वंश सोहन को अपनी तरफ मोड़ते हुए गुस्से से उसे देखते हुए बोला। क्या करता? कितनी दफा तो कह चुका था, लेकिन वो सुनती नहीं थी। आ तो गई थी यार तेरे पास, संभाल लेता। मोहब्बत करती थी तुझसे, सच्ची। तूने क्या किया? इस्तेमाल करके फेंक दिया। क्या मोहब्बत इसी का नाम है? वंश को अभी भी अपने दोस्त सोहन की हरकतों पर अफसोस था, लेकिन एक सोहन ही था जिसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। और इस बात का वंश को ज्यादा दुख था। मैंने उसे नहीं मारा। कितनी दफा बोलूं, नहीं मारा मैंने। नहीं कहा मेरे लिए घर से भागो, वो मेरे लिए घर से भागी थी अपनी मर्जी से। लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा, मैंने उसे नहीं मारा। पर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए अब सफाई नहीं दूंगा। तो फिर सारी बात बता क्यों नहीं देता? भागा हुआ क्यों है? सबसे सामना कर और बता जो भी हकीकत है। कम से कम तेरी भतीजी तो बच जाएगी। न जाने ठाकुर हवेली में उसके साथ क्या सुलूक कर रहा होगा। वंश ने उसकी दुखती रग पर वार किया तो वो दिल से कांप उठा। उनकी बेटी अपनी मर्जी से मेरे लिए अपना घर छोड़कर आई थी, वो मेरी भतीजी को कैसे ले जा सकते हैं? जब तुम उनकी बेटी के साथ जुल्म करके उसे मार सकते हो, तो वो भी बदले में तुम्हारे खानदान की बेटी को क्यों नहीं ले जा सकते? वंश की बात पर सोहन शर्मा एकदम चुप हो गया। मैं भी इन सब के सामने नहीं जा सकता। जब तक मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं आएगा, मैं सामना नहीं कर सकता। और मुझे जल्द से जल्द अपनी बेगुनाही साबित करनी है। सोहन इतना कहते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया और वंश वहीं पर सर पकड़कर बैठ गया। आखिर राज क्या था? सच क्या था? वो नहीं जानता था। पूरा गांव सिर्फ एक ही बात जानता था कि अंजू ने सोहन के खातिर हवेली की दहलीज पार की और सोहन ने उसके साथ ज्यादती करके उसको मार डाला और उसकी लाश घर वापस आई। लेकिन सोहन इस बात पर जमा हुआ नहीं था और हकीकत क्या थी सिवाय सोहन के और कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ उसका डर उतना ही कम होता जा रहा था और ये सब चमत्कारिक तौर पर ही हो रहा था, वरना जिस कदर वो डरपोक और कमजोर थी, कोई वजह नहीं थी कि इस वक्त तक बेहोश हो चुकी होती।
न जाने कितना वक्त गुजर गया, वो वही दीवार के साथ लगी बैठी थी कि एक पल को उसे महसूस हुआ कि उसके पाँव पर कोई चीज रेंग रही है। उसने हाथ मारकर देखना चाहा, तो वो कोई छोटा सा चूहा था। अगले ही लम्हे ईशा की चीखें उसके कमरे में गूंजने लगीं। बाहर खड़ा कबीर ठाकुर, जो यही सोच रहा था कि उसे बाहर निकाले या नहीं, अंदर चिल्लाती ईशा की चीखों पर फौरन कदम बढ़ाया और बड़ा सा कुंडा हटाते हुए अंदर दाखिल हुआ। ईशा भागती हुई सीधा उसके सीने से जा लगी। प्लीज, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो लगभग उसके ऊपर ही चढ़ गई। अपने नर्म और नाजुक पाँव को उसके जूतों के ऊपर रखकर खड़ी होती, वो पूरी तरह उसके साथ चिपक गई थी। उसे इस फर्श पर नहीं खड़े होना था, जहां न जाने कौन कौन से कीड़े रेंग रहे थे। दूसरी तरफ कबीर तो सांस रोके खड़ा था। आखिर ये सब क्या था? वो कैसे एकदम से उसके सीने से आ लग सकती थी? उसकी नाजुकता महसूस करते कबीर ठाकुर के तो होश उड़ गए थे। वो बहुत सख्ती से उसको थामे हुए उसके सीने से लगी हुई अपने जिस्म की नरमियों को महसूस करवाते उसके होशो हवास से हटा गई। वो मजबूत 29 साल का ठाकुर इस 18 साल की लड़की की नाजुकता पे अपने दिमाग के फ्यूज उड़ते हुए महसूस कर रहा था। आज तक कोई लड़की उसके नजदीक नहीं आई थी, बल्कि उसने किसी को इतनी इजाजत ही नहीं दी थी कि कोई लड़की उसके करीब भी भटक सके। वो अपने सख्त उसूलों पर जीने वाला सख्त ठाकुर था, और दिल भी फिसला तो अपनी कमसिन पत्नी पर। वो भी उसकी गर्दन अपने बाजू को घेरे में बनाता उसे सीने में दबा गया और आंखें बंद कर गया। उसका नरम नाजुक वजूद कबीर ठाकुर के सख्त चटानी वजूद से मस होने लगा। अचानक ईशा को एहसास जागा कि वो किसी मर्द के सीने से लगी है। उसके वजूद में सख्ती को महसूस करते हुए पूरे वजूद से लरज उठी। हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। उसने इस शख्स की बाहों के घेरे से खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बल्कि सामने वाले की गिरफ्त सख्त होने लगी। आ, छोड़ो मुझे, वरना मैं ठाकुर साहब को शिकायत लगाऊंगी। उसे अपने पति की धमकी लगा रही थी, ये जाने भी नहीं कि वो अपने पति के ही सीने से लगी खड़ी थी। डर ने इसी के पति की बाहों में जगह बनाई थी। कई लम्हे कबीर ने उसका नाजुक फूलों जैसा वजूद अपनी बाहों में भर लिया। ईशा हैरत से आंखें फाड़ते उसे देखती रह गई। उसे पहचान गई थी। बाहर से आती हल्की हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ हो गया था। आप, ठाकुर साहब। वो बस इस कदर ही बोल पाई। वाकई लफ्जों ने तो साथ देने से इनकार कर दिया। वो बिना उसे एक लफ्ज कहे अपने सीने से लगाता वहां से लिए बाहर निकलने लगा, जबकि उसकी प्यासी नजरें उसके चेहरे को देख रही थीं। नरम और नाजुक वजूद के साथ दिलकश नैन नक्श लिए वो सीधा कबीर के दिल में उतर रही थी। क्या ये लड़की जुल्म और सितम के काबिल थी? दिल ने सवाल किया, तो फौरन नहीं में जवाब आया। ये तो चाह जाने के काबिल थी। और कबीर ठाकुर अब उसे चाहत की मार मारने वाला था। वो उसे लिए हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा, तो पूरी हवेली खामोशी में डूबी हुई थी। उसे लिए सीधा अपने रूम में आया और उसका नाजुक वजूद अपने बिस्तर पर धीरे से लिटाते जरा सा उसके चेहरे पर झुका। वो सरासर उसकी हालत में मजबूत चौड़े बॉडी के मालिक मर्द को देख रही थी, जो उसका पति था। उसका मालिक, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता था। ईशा को एकदम उससे डर महसूस हुआ। उसकी आंखों में अचानक डर की चमक देखते हुए अपने लब भीज गया। रिलैक्स हो जाओ, उससे कह रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था जैसे वो खुद को रिलैक्स कर रहा था। वो धड़कते दिल से उस मजबूत ताकतवर मर्द को देखते हलक तर करते तकिए पर सर रख के पीछे को खिसके थी, जबकि वो पीछे हट गया था। वो वाकई बदल गया था। माँ की बातों ने उसका दिल बदल दिया था। वो उस लड़की को सजा नहीं दे सकता था। वाकई इस सब में उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। और माँ बाप ने कैसे अपने खानदान के बेटे को बचाने के खातिर उस मासूम को कुर्बान कर दिया। वो अपनी बैग गर्दन को रगड़ता इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसे रह रहकर दादी जी के शब्द याद आ रहे थे। याद रखना कबीर ठाकुर, आज पंचायत में तुमने शर्मा की बेटी पर हाथ रखा है, ठीक वैसे जैसे हमारी इज्जत पर वार हुआ था, वैसे उनकी इज्जत को भी मिट्टी में मिलाना है। हमारी बेटी को उनके खानदान के शख्स ने बर्बाद किया। उनकी बेटी को तुम्हें वनी करना है।
और उसका एक ही तरीका है। और फिर कबीर ने वही किया जो दादी ने कहा। उसने शर्मा की सारी जायदाद की मांग की या बदले में उनकी बेटी। और फिर वही हुआ। शर्मा ने अपनी जायदाद और पुरखों की जमीन और दौलत बचाने के लिए बेटी को कुर्बान कर दिया। पर यह रिवाज कबीर ठाकुर के नजदीक गैर इंसानी था। पर कैसे वो खुद इस रिवाज का शिकार हो गया। शायद इस वक्त हालात ही इस किस्म के थे कि ये बात भूल ही कर गया। दिमाग में था तो बस बदला, बहन का बदला जो वो अब भी नहीं ले पाया। वो पलटा था, उस नाजुक अंगूर सी लड़की को देखा। क्या वो इतनी ताकत रखती थी कि बदला सह सके, जबकि वो अभी भी बिना पलके झपके कबीर को बेचैनी से देख रही थी। उसका नन्हा सा दिमाग सिर्फ यहीं अटका था कि ये शख्स अभी उसे मारेगा, जैसा हमेशा होता आया था। वनी की जाने वाली लड़की को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता था, जिसके जिस्म पर बेशुमार दाग होते हैं। और वो गलत तो नहीं सोच रही थी। इस बड़ी हवेली में आते ही उसे तहखाने में बंद कर दिया गया। वो अच्छी उम्मीद रख ही नहीं सकती थी। उठो, उसके पास आता, उसे फैसला जारी कर गया। वो फौरन बिस्तर छोड़ती, दूर जाकर खड़ी हुई, जैसे एक मुजरिम सजा के लिए खड़ा होता है। उसकी बात को इस तरह मान लेने पर कबीर को हजम नहीं हुई। तुम जानती हो ना, तुम्हें वनी करके लाया गया है। उसके पास आता गंभीर अंदाज में पूछ रहा था। ईशा की आंखें नम हुई तो वो हाँ में सर हिला गई। जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा। वो उससे क्या करवाना चाहता था, ईशा नहीं जानती थी, पर वो सब कुछ करने को तैयार थी। बस सामने खड़ा शख्स उस पर कभी हाथ न उठाए। ईशा को मार से बहुत डर लगता था। वो अपने हाथ आगे बढ़ाता, उसका दुपट्टा उसके तन से अलग कर गया। ईशा की पलकियां अचानक से उस पर उठी। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। मतलब मार से भी ज्यादा सख्त सजा देने वाला था यही शख्स। उसके जिस्म पर अपना हक जमाकर ईशा का दिल चाहा वो कुछ कहे, लेकिन उसने पहले ही उसे वनी कहकर उसकी औकात ही याद दिला दी थी। उसकी आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। उसे आई कांटेक्ट रखना ईशा के लिए मुश्किल था। वो अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींचे, अपनी आंखें मीच गई। कबीर उसे आजमा रहा था या खुद को, कोई नहीं जानता था। अगले ही पल उसका आंसू गालों से बह निकले। अब के बार ईशा की सिसकी ऊंची हुई तो कबीर का हाथ थम गया। क्या हुआ, ये रोना क्यों? कौन मर गया है तुम्हारा जो यूं सिसकियां भर रही हो? उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता सीने में दबा गया। उसकी नरम और नाजुक धड़कनें उसे अपने सीने से लगती महसूस हुई तो उस पल आंखों में बेशुमार खुमारी उतरी। ईशा मर गई आज। उसके शब्द पर कबीर ने लब भींच लिए। ईशा शर्मा मर गई। सामने खड़ी लड़की कबीर की है, ईशा कबीर ठाकुर। वो उसके गले पे अपना हाथ फेरते उसे पागल कर रहा था। आपकी रखैल। अचानक से ईशा के होठ से निकले शब्द पर कबीर का दिमाग मिनटों में घूमा और उसका जबड़ा दबोचे उसका चेहरा अपने चेहरे के पास ले आया। क्या बकवास की है? ईशा को लगा उसका जबड़ा आज टूट जाएगा। क्या बोला खुद को, क्या बोला खुद को? वो गुस्से में आ चुका था। ईशा को खुद पर अफसोस हुआ। उसका नरम रवैया महसूस करते ही वो इस कदर गुस्से से अपने लिए लफ्ज बोल गई थी कि अब पछतावा हो रहा था। वो इस कदर जहरीली नजरों में उसे देख रहा था कि उसके होठ ईशा के होठों से हल्के हल्के मिल रहे थे। अगर रखेल ही बनाना होता तो शादी के बगैर लाता। डैमिट! वो एकदम उसका जबड़ा छोड़ गया कि वो पीछे दीवार से जा लगी। पल में उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। कानों पर कबीर की उंगलियों के निशान साफ थे। वो बुरी तरह से सहम गई और अपनी जबान पर कंट्रोल रखने का ही सोचा। आगे से मेरे सामने जबान चलाई तो काट दूंगा। कबीर गुस्से से आगे बढ़ता, उसका दुपट्टा उसके मुंह पर मारता, खुद बाथरूम में घुस गया। वो बेचारी कांपते हाथों से अपना आप ढकने लगी। काफी देर बाद वो शावर लेता बाहर निकला तो एक तरफ बैठी दीवार के साथ टेक लगाए ऊँग रही थी। कबीर ने अपने बाल सुखाए और बिस्तर पर जा लेटा। सुबह उसे पंचायत में जाना था और दिमाग उस वक्त सोहन की तरफ चला गया, जिसने उसकी बहन को बहाकर उससे ज्यादती का शिकार बनाते उसे मौत के घाट उतार दिया था। हाथ सर की तरफ चला गया। सर में दर्द की तेज लहर उठी। करवट बदलकर उस हसीना को देखा। माँ के समझाने का असर था और सामने मौजूद उस शादी का असर, जब वो कल एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा था। हाँ, वो बहुत बड़ा फैसला लेने वाला था। यहाँ आओ। अचानक से उसे पुकारा।
तो वो एकदम चौंकी। मारेंगे तो नहीं? मासूम लड़की ईशा, जो अपने नाम की तरह खूबसूरत तो थी, इतनी ही मासूम थी। जितना कहा है उतना करो, यहाँ आओ फौरन। उसे अब की बार थोड़ा सख्ती से पुकारा तो तेज कदम चलते उसकी तरफ बढ़ी। बैठो यहाँ। उसे अपने पास बैठने का इशारा करते, उसे अपनी जगह बनाते थोड़ा पीछे हुआ। वो डरते डरते वहां बैठी। उसके बैठते ही कबीर ने अपना सर उसकी गोद में रखा। उसका छोटा सा नाजुक सा हाथ अपने माथे पर और आंखें मीच गया। दबाओ। उसकी इस बात को सुनती, धड़कते दिल से उस भारी भरकम बॉडी बिल्डर वजूद को देखती, धीरे धीरे अपने छोटे हाथों से उसका सर दबाने लगी। उसका सर अपनी गोद में धरा देखते उसे अपने दिल की धड़कनें उसे संभाले नहीं संभल रही थीं। उसके नाजुक हाथों का स्पर्श अपने हाथों पर महसूस करते कबीर को यूं महसूस हो रहा था जैसे जलते रेगिस्तान से वो एकदम ठंडी फुहार में आ गया हो। उसका सर का दर्द जाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की के हाथों में कोई जादू हो। थोड़ी देर बाद जब सर दर्द का असर खत्म हुआ तो धीरे से आंखों के पट खोलते उसे देखा। उसने नरम और नाजुक लब हिलाते दिखाई दिए, बारीक से कटावदार पिंक कलर की लिपस्टिक से सजे। उफ! अचानक ही कबीर को उनको अपने होठों में दबाने का शिद्दत से जी चाहा, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे। वो उसके चेहरे पर फूंक मारते उसकी सोचों का सिलसिला तोड़ गई, जबकि वो सरदार की बात सुनते सहम गई। आपको आराम आया? वो अपनी ही कहते मासूमियत से पूछ रही थी, जबकि वो उसकी गोद में ही एक साइड करवट लेकर आंखें मूंदते उसके हाथ अब अपने बालों में रख गया। सरदार कबीर ठाकुर, जिसने आज तक कभी किसी को अपने बालों को छूने नहीं दिया था, वो एक वनी में आई लड़की को अपने बालों तक छूने दे रहा था। ईशा उसके बालों में बहुत प्यार से हाथ फेरने लगी। कल मैं तुम्हें वनी की रस्म से आजाद कर दूंगा। अचानक उसके शब्द सुनती ईशा जी जान से कांपी। मतलब, आप मुझे वापस मेरे घर भेज देंगे? फौरन जोश से उसके मुंह से निकला। तो कबीर ने उसे हैरान नजरों से घूरा। मेरे शब्द पर गौर करो, वनी की रस्म से आजाद करूंगा। बस ये नहीं कहा कि अपनी शादी से आजाद करूंगा। हमारे यहाँ तलाक नहीं होती, ना ही आजादी मिलती है। अगर आजादी चाहिए भी हो तो सिर्फ मौत की सूरत मिलेगी, तुम्हारी या मेरी। मुझसे शादी के बाद तुम्हारी वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए कोई खुशफहमी ना पालना। वो उसे चेतावनी देता फिर से आंखें मीच गया। फिर क्या फायदा? वो बच्चों की तरह मुंह बनाते बोली। इस बार कबीर पीछे तकिए पर सर रखते उसे अपने ऊपर गिरा गया। क्या फायदा चाहिए तुम्हें? सबसे बड़ा फायदा होगा तुम्हें। तुम एक सरदार की पत्नी की हैसियत से जानी जाओगी। तुम्हें पत्नी वाले सारे हक मिलेंगे। जो हैसियत मेरी होगी वही तुम्हारी भी होगी। इज्जत और सम्मान मिलेगा। कोई जुल्म, कोई दर्द या तकलीफ नहीं मिलेगी। और क्या चाहिए? उसकी कमर को अपने हाथों को घेरे में लिए उससे पूछ रहा था। आप मजाक कर रहे हैं? उसे यकीन ही ना आया। तुम्हारा और मेरा कोई मजाक है? वो उसके चेहरे पर फूंक मारता बोला। और आपकी बहन का बदला? उसका क्या? वो मासूम थी, लेकिन बेवकूफ नहीं। जिसने पाप किया है सजा भी उसे मिलेगी। वो खुद बैक ग्राउंड से टेक लगाता उसे बच्चों की तरह गोद में बिठा गया। कोई इस वक्त सरदार कबीर ठाकुर को देख लेता तो यकीनन बेहोश होकर गिर जाता। इतना नरम कोना, वो भी एक दिन की पत्नी के साथ। शॉकिंग न्यूज बन जानी थी। मैं यहाँ नीचे बैठ जाऊं? उसकी गोद में बैठी अनकंफर्टेबल हो रही थी। क्यों? मेरी गोद में कांटे चुभ रहे हैं? वो माथे पर बल डाले पूछते हुए उसके साथ ही ठोड़ी पर लब रख गया। क्या कर रहे हैं? वो कसमसाई। करने दो जो कर रहा हूँ। सुकून पाना चाहता हूँ। अगर बेसुकून हुआ तो गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से में न जाने क्या से क्या कर दूं। यकीनन तुम मेरा गुस्सा नहीं देखना चाहोगी, है ना? उसका पूरा अपने घर उसको पूरा अपने घेरे में लेता बैठा, लेकिन धमकी भरे अंदाज में बोला तो वो जल्दी से सर नहीं में हिला गई। अगले ही लम्हे उसके होठों पर झुका। ईशा को तो मानो सांस ही रुक गया। ईशा के हाथ पैर सुन्न हो गए। पहली बार मर्द का ऐसा स्पर्श महसूस किया। अब उसके माथे पर लब रखते आंखें मीच गया। याद रखना, अब तुम ही मेरी पत्नी हो और अपना सुकून तुमसे ही लूंगा। उसके कान में फुसफुसाते उसे अपने एक बात से बहुत कुछ समझा दिया था, जबकि वो बस गहरी सांस भरती रह गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर कबीर के साथ सीढ़ियां उतरती ईशा को देख दादी और बुआ का तो
दिमाग बुरी तरह से घूम गया। बुआ तो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। ये रात को तय खाने में थी ना, फिर अचानक तुम्हारे साथ। कबीर ठाकुर, ये सब क्या है? दादी का पहला सवाल उसे अपने रूम में ले गया था। बहुत तसल्ली भरे अंदाज में कहते वो चेयर घसीट कर बैठता। ईशा को भी बैठने का इशारा कर गया। वो घबराए हुए वहां मौजूद सब लोगों को देखने लगी, जिनमें से कुछ की आंखों में ही उसको हमदर्दी दिखाई दी। खबरदार, वो जो बैठने लगी, एकदम कड़क आवाज पर रुक गई। ये हमारे साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती। कातिल खानदान से है ये। दादी के शब्द कबीर को बुरी तरह चुभे थे। इसका रिश्ता किस खानदान से था, किससे नहीं? अब इन सब बातों से ऊपर होकर ये देखें, इस वक्त वो आपके सामने किस हक और किसकी हैसियत से खड़ी है, और इसकी पहचान भी यही है। और इसे मेरे यानी कबीर ठाकुर के संबंध से ही पुकारा जाए और इज्जत दी जाए। उसके हर लफ्ज में एक ऐसी चुभन और हक छुपा था कि कोई चाहकर भी दोबारा एतराज नहीं कर पाया। उसके जिस्म पर महंगे कपड़े देखकर उन्हें अंदाजा लगाना मुश्किल न हुआ कि लड़की सरदार कबीर ठाकुर के दिल तक पहुंच हासिल कर चुकी है। कबीर ठाकुर ने रातों रात उसके लिए कपड़ा और बाकी सारी जरूरतों का सामान का बंदोबस्त किया था, और ये उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। खामोशी से नाश्ता होने लगा। रितेश ठाकुर ने एक नज़र बेटे को देखा, जिसने आज सुबह उनके सामने अपनी सारी बात रख दी। और ये सच था कि जिस तरह उनकी बेटी घर छोड़कर गई थी, वो वापस भी आ जाती तो उसको किसी ने अपनाना नहीं था। वो सरों में मिट्टी डाल के गई थी, और उसका मुजरिम था सोहन शर्मा, और उसे तो ठाकुर के आदमी पागल कुत्तों की तरह तलाश कर रहे थे। बाकी उन्होंने बेटे के फैसले का स्वागत किया। उन्हें भी ये वनी की रस्म से चिढ़ थी। वो भी यही चाहते थे कि मर्दों का मुकाबला मर्दों से हो। लेकिन कल कबीर ने कैसे शर्मा की बेटी को वनी कर लिया। वो खुद भी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे, पर आज वो खुश थे कि कम से कम वो किसी मासूम की जिंदगी उजाड़ने में शामिल नहीं थे। और अंजू जैसी बेटियां अपना नसीब खुद लिखती हैं। कबीर, ये लड़की कल तक वनी होकर आई थी, और आज तुम इसे हमारे बराबर में बिठा रहे हो। ये कैसे हो सकता है? दादी की आवाज गूंजी तो रितेश ठाकुर ने माँ की बात सुनते उन्हें नागवारी से देखा। मैं वनी की रस्म आज खत्म करने जा रहा हूँ। वो अपनी जगह से उठता बेफिक्र अंदाज में बोला। क्या मतलब? ये तो बरसों से चली आ रही है। दादी उठकर खड़ी हुई। बरसों से चली आ रही है तो क्या पत्थर की लकीर है कि चलती रहेगी? बताएं मुझे, मैं मान जाऊंगा। वो बोलते हुए उंगली उठाकर उनको हैरान कर गया। ये हमारे बड़ों की रीत है। दादी ने कमजोर सा एतराज किया। बड़ों की ये रीत को मैं आज सरदार कबीर ठाकुर खत्म करने जा रहा हूँ। आज के बाद कोई भी मासूम लड़की इसे मर्द के किए की नहीं भुगतेगी। वो टेबल पर दोनों बाजू जमाकर एक एक लफ्ज पर जोर देता बोला। ईशा इतनी दबंग पर्सनालिटी के मालिक अपने दमदार पति को यूं बोलता देखकर अश अश कर उठी। इतना रौब और दबदबा मर्द जो उसका था, दिल उछला। कल तक वो जिस कदर रोई थी और अपने आप को बदनसीब समझ रही थी, जिसके नसीब में वनी होकर जाना लिखा था, आज खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। कबीर ठाकुर जैसे मर्द की पत्नी बनना खुशकिस्मती ही तो था, और ये सब ऊपर वाले की उस पर खास मेहरबानी थी। फिर तो उस लड़की को भी वापस भेज दो, क्योंकि ये तो वनी होकर ही आई थी ना। जब रस्म खत्म तो फिर इसका यहाँ रहने का क्या आधार? वो अपनी कहता जाने लगा कि एक बार फिर दादी के शब्द उसके कदमों की जंजीर बने। अब तो सबकी सवालिया नजरें उसी पर उठी थीं, समेत ईशा के। वो जरा सा थमा, पलटा और एक नजर ईशा को देखा। वनी का टैग उतारा है, शादी का रिश्ता खत्म नहीं कर रहा। ये अपनी आखिरी सांस तक कबीर ठाकुर की है और रहेगी। इसकी चलती सांसों पे, उसके एक एक पल पर सिर्फ कबीर ठाकुर का हक है, और कोई खुद की सांसों को खुद से अलग नहीं कर सकता। एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोलता सबको साफ सुंघा गया। एक तरफ वो उसकी सांसों पर अपना हक जता रहा था, तो दूसरी तरफ उसे अपनी सांसें कह रहा था, याद रहे मेरे रिश्ते से यहाँ मौजूद है। वो एक बार फिर चेतावनी देना ना भूला, और एक नज़र ईशा पर डालता बाहर निकलता चला गया। अभी उसे एक बहुत बड़ा फैसला तय करना था। पंचायत बैठ चुकी थी और कबीर ने सब दलीलें रखी। अगर ऐसा है और वनी की रस्म को खत्म किया जा रहा है, तो हम भी इस फैसले का स्वागत करते हैं, और यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमें हमारी बेटी वापस कर दें। सौरभ शर्मा ने कहा, जिस पर कबीर जरा मुस्कुराया
वो लड़की एक ही रात में उसके होशो हवास पर बुरी तरह छा गई थी। वो कैसे उसे छोड़ सकता था? अगर सामने खड़ा शख्स उसका ससुर न होता, तो शायद वो उसे सख्त सजा देता। उसकी और मेरी शादी हुई है सौरभ शर्मा, और उसके ऊपर से वनी का टैग उतारने के लिए ही मैं इस रस्म को खत्म कर रहा हूँ, अपनी शादी से आज़ाद नहीं कर रहा। पर वजह तो यही थी ना? सौरभ शर्मा भड़का, आवाज़ नीची, और मेरी पत्नी के बारे में बात करने से पहले 100 बार सोचना। वो अब तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी पत्नी है। कबीर ठाकुर आपके फैसले का सब स्वागत करते हैं, लेकिन आप इस बारे में भी बात साफ करें कि आप क्या सोहन को भी माफ कर रहे हैं? पंचायत के एक सरदार ने बात को घुमाया। नहीं, उसने जो किया उसे उसकी सजा में अपने हाथों से दूंगा। कबीर की कड़क आवाज गूंजी। और फिर अगर बदला वही है, तो आप उनको उनकी बेटी वापस कर दे। एकदम पूरे पंचायत में सन्नाटा छा गया। मेरी पत्नी है वो, नाम भी मत लेना, वरना यहाँ खून की नदियां बहेंगी। इन सब बातों का कोई मकसद नहीं। जब वनी की रस्म खत्म हो रही है, तो हमें हमारी बेटी वापस चाहिए, जिसे सरदार कबीर ने जबरदस्ती अपने पास रखा है। मैं लिहाज कर रहा हूँ, चुप रहो, वरना। कबीर का गुस्सा बढ़ने होने लगा। सरदार कबीर ठाकुर, जैसे कि वनी की रस्म खत्म हो रही है, तो आपको उन्हें इनकी बेटी लौटानी चाहिए। लेकिन अगर इनकी बेटी अपनी मर्जी और खुशी से आपके साथ रिश्ता निभाने के हक में है, तो कोई भी आपको उससे अलग नहीं कर सकता। यही इंसाफ है। और यकीनन मेरी बेटी आप जैसे शख्स का चुनाव कभी नहीं करेगी। सौरभ शर्मा नफरत से बोला, इस बात का फैसला वो बच्ची खुद करेगी, बिना किसी दबाव के। कल आपको उसको पंचायत में होश में हो, मेरी पत्नी है वो, सरदार कबीर ठाकुर की। वो यहाँ नहीं आएगी। इस भरे मर्दों के पंचायत में क्यों आए? कबीर की बात पर वहां मौजूद बुजुर्ग मर्द ने भी सहमति जताई। जाहिर बात थी, ठाकुर अपनी औरत को कैसे भरे पंचायत में ला सकता था, वो भी तब जबकि वो सरदार था। फिर उसका एक हल निकाला गया, और सौरभ शर्मा को ये हक दिया गया कि वो अपनी बेटी के ससुराल जाकर उससे उसकी मर्जी पूछ ले। अगर वो कबीर ठाकुर के साथ रहना चाहती थी, तो उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, और अगर वो नहीं रहना चाहती थी, तो अपने बाप के साथ वापस आ सकती थी। पहले तो कबीर इस बात के खिलाफ बोला, लेकिन बाप के समझाने पर उसे चुप होना पड़ा। वो उनकी बात मान गया था, और एक बात अपनी मनवा कर आया था। ईशा का बाप सौरभ शर्मा कल आकर ईशा से उसकी राय पूछने वाला था। साथ पंचायत के 2 से 3 बुजुर्ग भी घर तक आने वाले थे। अभी कबीर ठाकुर पर निर्भर करता था कि वो ईशा को कैसे अपनी राह में लाता, क्योंकि एक बात तो तय थी कि सरदार अपनी पत्नी को किसी सूरत छोड़ने वाला नहीं था। वह हवेली की तरफ लौट रहा था कि उसके मोबाइल पर उसके खास बंदे की कॉल आने लगी। सोहन का पता चल गया है, और वो हवेली की तरफ जाने की बजाय अब अपने ठिकाने पे जा रहा था, क्योंकि उसके आदमी सोहन को वहीं ला रहे थे। कुछ ही देर के बाद वो आमने सामने थे। सोहन को उसके आदमियों ने बेबस कर दिया था। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतना बड़ा गुनाह करोगे और मुझसे बच जाओगे? कबीर ने उसके बालों से पकड़ते उसे झंझोड़ा था। सोहन का चेहरा भी जख्मी था, और जिस्म भी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सोहन की बात पर कबीर का हाथ उठा, फिर रुका नहीं। मेरी बहन को तुमने मोहब्बत के जाल में फंसाया, और मुझे कहते हो कि बेगुनाह हो। वो एक के बाद एक मुक्के उस पर बरसाता जा रहा था, और वो चुपचाप सहता जा रहा था। तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो मुंह से खून थूक कर एक तरफ फेंकता कबीर से बोला। हवेली से कॉल आने पर वो लौट गया। इसे डार्क रूम में बंद करो, और जब तक मैं वापस आता हूँ, इसे ना खाने को दो, ना पीने को। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता, मोबाइल कान से लगाए बाहर निकलता चला गया। दादी, मुझे नहीं बनानी आती। दादी अपना गुस्सा उस मासूम पर उतार रही थी, उससे जबरदस्ती रोटी बनवा रही थी। 2 बार वो अपना हाथ जला चुकी थी, लेकिन दादी उससे रोटी पकवाकर ही दम लेना चाहती थी। साथ ही बुआ भी बैठी थी, सारे सीन को मजे से एंजॉय कर रही थी। वो दर्द से बिलबिला उठी। उसकी पूरी बाजू पे आग की सेक लगी थी। आंसू बल बल आंखों से बह निकले। नीलम ठाकुर ने फौरन उनसे बचकर कबीर को कॉल कर दी थी। वो दादी को जितना मर्जी रोक लेती, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी करके ही दम लेना था। मुझे दर्द हो रही है दादी, वो बच्चों की तरह रोती बोली। इस दर्द से तुम्हारी जान जा रही है, और जो हमारी बच्ची के साथ किया तुम्हारे चाचा ने,
उसका क्या, हमारी बच्ची को दर्द नहीं हुआ होगा? दादी ने गुस्सा रोकते कहा और उसकी कलाई थामे गुस्से से उसका हाथ गरम तवे पर रखना चाहा। ईशा की चीख पुकार पूरी हवेली सुन रही थी। बस कर दे माँ जी, इतना जुल्म मत कर इस बच्ची पर। नीलम ठाकुर ने ईशा को पकड़ के अपने पीछे करना चाहा। तुम तो हो ही बेसिर पैर, तुम्हारी बेटी की जान गई, तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। वहां तुम्हारी बेटी की लाश पड़ी थी और तुम 2 दिन में ही भूल गई दूसरे की बेटी के लिए कैसे तड़प रही हो तुम। एक बार भी तुम्हारे मुंह से दुख का कोई लफ्ज नहीं निकला और अब तुम तड़प उठी अपने सास की बातों पर। नीलम ठाकुर ने अफसोस से सर नहीं में हिलाया। वो मेरी बेटी थी, मेरे जिगर का टुकड़ा, लेकिन जो कुछ उसने किया उसके बाद मैं कैसे उसका नाम लूं। उसे तो मेरी परवरिश को रौंद दिया, एक गैर मर्द की मोहब्बत में घर छोड़कर चली गई, इज्जतों को रौंद कर चली गई। कैसे नाम लूं उसका मैं? नहीं लेना मुझे उसका नाम। और अब आप उसे कुछ नहीं कहेंगी, ये अपनी मर्जी से नहीं आई, आपका पोता लेकर आया है, वो भी शादी करके, जबकि आपकी पोती भागी थी। इस हकीकत को स्वीकार कर लें। उसके सख्त और हकीकत से करीब बातें सुनते दादी का गुस्से से खून खौल उठा। सब उसके चाचा की वजह से हुआ। इसने अंजू को बहकाया और ये वक्त हम सब पर आया। उसको पकड़कर मेरे पास ले आओ, आज इसके चाचा का हिसाब इसी से लेंगे। दादी ने अपनी बेटी को पुकारते हुए कहा। नीलम ठाकुर से ईशा को छीनकर दादी के पास ले जाती। वो तन से भरपूर अंदाज से मुस्कुराई, अगले ही पल रोती भी लगती। ईशा का दुपट्टा थामे आंख पर रख दिया। जिसने एक पल में आंख को पकड़ा, उसी पल अचानक कबीर ने अंदर आते वो दुपट्टा ईशा से उतारकर दूर उछाला। उसके हाथ भी उस आग की लपेट में आए और अपनी शॉल को फौरन उतारता पीछे से ही ईशा को अपने घेरे में लेते, उसके गिर्द अपनी शॉल को लपेटते, उसके गिर्द बाहों का घेरा बनाया। ईशा का पूरा जिस्म लरज रहा था। हर तरफ एक पल को गहरी खामोशी छा गई। इस दौरान सिर्फ ईशा की सिसकियां ही उभर रही थीं। कबीर ने सुकून का सांस भरते एक नजर दादी को देखा और नजरों में क्या कुछ था दादी अच्छे से समझ रही थी। मैंने मना किया था ना, लेकिन आप, कबीर ने जोर से कहा। कबीर ठाकुर ये माँ से बदतमीजी कर रही थी। बुआ ने झूठ का सहारा लेना चाहा। बस बुआ, जोर से डांटा कि वहां मौजूद सबको अपने कान साय साय करते हुए महसूस हुए। खुद ईशा भी जो उसके सीने से लगी थी वो भी सहम गई। आगे से मेरी पत्नी के साथ किसी ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि उससे मेरा रिश्ता क्या है। वो अपना फैसला सुनाता, ईशा को अपनी बाहों में भरता, अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ईशा को बिस्तर पर लाता, वो जरा सा उसके चेहरे के पास झुकता, उसके गालों पे आए आंसुओं को साफ करने लगा और उसे रोने से मना करता, उसके गाल पर लब रखता, पीछे हटा, दरवाजे को लॉक लगाता, अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को दूर उछाल दिया। उसके भारी और मजबूत मसल्स शर्ट में बहुत तंग हो रहे थे। उसे खुली शर्ट चाहिए थी ताकि वो अपनी नसों को ढीला कर सके। ईशा ने घबराकर नजरें चुराई, जबकि वो अगले लम्हे क्रीम लाकर उसके बाजू पे लगाने लगा। वो जरा सिसकी, दर्द हो रहा है। कबीर के अंदाज में नरमी थी। वो सर पहले नहीं में हिलाती, फिर हाँ में हिलाने लगी। आई एम सॉरी, दादी ने जो किया गलत किया। उनकी इस हरकत पर मैं तुमसे, वो उसके होठों पर हाथ रख गई। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप तो बहुत अच्छे हैं ठाकुर साहब, मेरे खातिर सबसे लड़ रहे हैं, मुझ पे आज भी नहीं आने दे रहे कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। वो मासूम उसकी कैर को मोहब्बत से जोड़ने लगी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि सामने बैठा मजबूत और बड़े से बड़ा फैसला लेने वाला सरदार उसके इश्क में गोटे गोटे डूब गया था। धीरे से आगे होते उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा। मेरे साथ रहोगी सारी जिंदगी, मेरी पत्नी बनकर? उस कदर प्यार और नरम अंदाज से पूछ रहा था कि ईशा मुस्कुरा दी। इतने प्यार से बात तो आज तक उसके बाप ने भी उससे नहीं की थी। अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उसे पूरा जान लेना चाहती थी। तुम्हारा इनकार तो कबीर ठाकुर की और तुम्हारी मौत होगा। ईशा, कबीर ठाकुर वो जुनूनी होता उसके होठों से होठों को मस करने लगा तो ईशा के दिल के तार छिड़ गए। ईशा ने घबराकर सर नहीं में हिलाया। ईशा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। शाबाश, उसे प्यार भरी धमकी दे रहा था। ईशा ने डरते डरते उसके होठों पर हल्का सा चूमा तो कबीर के तपते दिल को सुकून सा मिल गया और वो आंखें मीचे सुकून को अपने अंदर उतरता महसूस करता शिद्दत से उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले गया। कुछ ही पलों में सारे पर्दे सरकते चले गए। दोनों इस वक्त एक दूसरे में घुल गए। कबीर की पल पल बढ़ती शिद्दतें वो नाजुक जान खुद पर सहते हलकान हो रही थी। ठाकुर साहब,
उसे पुकारते गहरी सांस भर गई। बस कुछ देर और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो। उसे अपनी दोनों बाहों में समेटते उसे हमेशा के लिए अपना बना गया। रगों में एक सुकून की लहर दौड़ी थी। तुम्हारे इश्क में डूब गया, उसके कान में फुसफुसाते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। पंचायत एक बार फिर बैठ चुकी थी और इस बार सौरभ शर्मा का सर झुका हुआ था, क्योंकि उनकी बेटी ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया था और वो जान गए थे कि सोहन कबीर ठाकुर के कब्जे में है। उसे पंचायत लाया गया। उसने जो हकीकत बताई, सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अंजू से उसका राब्ता था, लेकिन उसने अंजू को घर से भगाने पर मजबूर नहीं किया था। उसका मोबाइल गुम हो गया था और जिस शख्स के हाथ लगा, उसके कहने पर अंजू ने घर की दहलीज पार की। सारा का सारा इल्जाम सोहन पर लग गया। उस शख्स ने अंजू को ज्यादती का निशाना बनाकर दरिया में फेंक दिया। सोहन के दोस्त वंश ने सारे सबूत पंचायत के सामने पेश किए और वो शख्स जिसने ये सब किया, वो भी सबके सामने लाया गया। उसे सख्त सजा मिली। कबीर का दिल आज बहन के लिए तड़प रहा था, लेकिन कुछ गलतियां हमारे गुनाह बन जाती हैं। सोहन बेइज्जत छोड़ दिया गया, क्योंकि वो बेगुनाह साबित हो चुका था। अब उसे क्या कैद करना। काश सोहन का मोबाइल गुम ना हुआ होता, तो आज वो जिंदा होती। हमारी जरा सी लापरवाही हमारे अपनों को हमसे दूर कर देती है। सोहन ने मोबाइल गुम होने के बाद उसे ब्लॉक भी नहीं करवाया, बल्कि नया मोबाइल, नई सिम ले ली। काश वो सिम ही ब्लॉक करवा लेता, तो आज अपनी मोहब्बत को पा लेता। वो दुखी था, पछता रहा था, लेकिन बेबस था। कबीर के घर में दादियाँ बिल्कुल चुप हो गई थीं। जब सोहन की बेगुनाही साबित हो गई, तो ईशा से क्या बैर पालना। वो अपनी पोती को याद करके बस रोती रहती। कबीर कमरे में आया तो ईशा भागती उसके सीने से जा लगी। तुम ठीक हो? उसे यूं रोता देख परेशान हुआ। आप उदास ना हो, मैं आपके साथ हूँ। वो उसे हौसला दे रही थी। वो छोटी सी लड़की उसका दर्द समझ रही थी, उसका दर्द बांटने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखें चूम रही थी। मुझे छोटी सी अंजू वापस चाहिए ईशा। मुझे बेटी के रूप में अंजू चाहिए। उसको बाहों में भरते बिस्तर पर लाता ख्वाहिश कर रहा था। ईशा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। हर कहानी का कोई ना कोई सबक होता है। खुद को और अपने इर्द गिर्द लोगों को ऐसे कामों से रोक दें जिससे उसकी जिंदगी में तबाही मचे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।